हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो अभी तक क्योंकि हम ऑफलाइन में ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे, लेकिन बच्चों की डिमांड पे बेटा हमने आज से ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत करी है। तो होपफुली आपका सपोर्ट रहना चाहिए और अच्छे से आप पढ़िए, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आपको बेटर से बेटर हम क्या कर सकें, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी अभी आने वाले हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम्स के हिसाब से और जिसमें नीट भी कवर हो जाए उस तरीके से हमारी ये कोशिश रहेगी। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये बेसिकली बॉटनी से डील करता है, जिसमें हम बेसिकली 5 चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फ्लोर क्या होता है। एनसीईआरटी ने इसे कहा है ओ फैसिनेटिंग ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जिसमें बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेज में दिया हुआ है, ये वहाँ से हमने बेसिकली टॉपिक्स लिए हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अगर हम बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत करें तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सीखा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर रहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो खास बात होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होना ज़रूरी हैं, अगर वो इवेंट्स नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इस बात को समझने वाले हैं कि एक प्लांट फ्लावर से लेके फ्रूट तक का सफ़र कैसे तय करता है। एनसीईआरटी ने शुरुआत में भी इसकी बात कही है कि फ्लावर्स को हम पहले एस्थेटिक वैल्यूज़ के लिए, प्लेजरेबल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम इसको एम्ब्रियोलॉजिकल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलें तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जिसको जान के हम काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। इसीलिए फ्लोर को कहा जाता है फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर किसी आप लेमैन पर्सन से ये बात कहेंगे कि फ्लोर के अंदर मेल होता है, फ्लोर के अंदर फीमेल होता है, फ्लोर में भी रिप्रोडक्शन होती है, फ्लोर में भी प्रेगनेंसी होती है, तो जान के तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएगा ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें डील करना है कि फ्लावर से लेके फ्रूट तक का जो सफ़र रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये बात सीखी थी बेटा कि हमारे पास 3 बेसिक इवेंट्स होते थे। कितने बेसिक इवेंट्स होते थे? 3 बेसिक इवेंट्स होते थे, जिसमें सबसे पहले होता था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यही 3 चीज़ों के साथ हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जब इसको पढ़ते हैं तो वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बाद उनको पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 इवेंट्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ द गैमेटोजेनेसिस, यानी कि सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा। इसके लिए हम यहाँ पे बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से मैच्योर करते हैं और डेवलप करते हैं। उसके बाद जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, अब बारी आएगी कि कैसे गैमीट्स को एक दूसरे के पास लेके आया जाए, दैट विल बी द गैमीट ट्रांसफ़र। और बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा मेथड होता है गैमीट्स ट्रांसफ़र के लिए? पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पे पॉलिनेशन की भी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में एक स्पेशल तरह का इवेंट होता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 4 इवेंट्स को हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। जो बेसिकली सीड और फ्रूट है, ये दोनों साइमल्टेनियसली ही होते हैं। हालांकि सीड डेवलपमेंट को फाइनल स्टेज कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का या फर्टिलाइजेशन का, लेकिन ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ही होती हैं। तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। तो 10th क्लास में भी 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि फ्लोर जो होता है एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा बेसिकली पार्ट है प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो वाला पार्ट जहाँ से जो फ्लावर है वो प्लांट की एक्सिस के साथ जुड़ा होगा उसे पेडिसल कहा जाएगा। अब पेडिसल जो है ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर में जाके टर्मिनेट करता है जिसे बेटा हम थैलेमस कहते हैं, और थैलेमस का वो वाला पार्ट जहाँ से सारी की सारी फ्लोरल वर्ल्स जुड़ी होंगी बेटा उसे रिसेप्टेकल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिसेप्टेकल। अब अगर हम एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करें बेटा तो उसमें टोटल 4 वर्ल्स देखने को मिलती हैं, यानी कि टोटल 4 पैकिंग्स उसमें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली जो वर्ल है हमारे पास दैट इज़ द कैलिक्स, उसके बाद आती है बेटा कोरोला, उसके बाद आती है एंड्रोशियम और उसके बाद आती है गाइनोशियम। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखने हैं। तो जो सबसे पहली वर्ल है दैट इज़ बेसिकली द कैलिक्स। अब बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सेपल और कैलिक्स में क्या अंतर होता है। तो बेटा बस छोटा सा अंतर है, हमारे पास जो सिंगल आपको यहाँ पे पैकिंग नज़र आ रही है, सिंगल जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा ग्रीन कलर का वो सेपल होगी, जो सबसे पहली पैकिंग होगी। और जब सेपल्स, क्योंकि सेपल्स एक तो नहीं है बहुत सारी हैं, उनका जो पूरा का पूरा उन्होंने वर्ल बनाया है उसको हम कैलिक्स बोलेंगे। तो ये सबसे पहली वर्ल होती है। इसका मेन काम होता है फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शन करना। उसके बाद बेटा सेपल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग आती है दैट इज़ द पेटल्स। इन द सेम वे सिंगल को पेटल कहा जाएगा और पेटल्स के यूनिट्स को कोरोला कहा जाएगा, जो कि फ्लावर की सेकेंड वर्ल होती है। अब बेटा ये जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्स होती हैं इनको बेसिकली एक्सेसरी वर्ल्स कहा जाता है, जिनका मेन काम होता है अट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। बेटा पेटल का काम है अट्रैक्शंस, पोलिनेटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना, और सेपल्स का काम है बेसिकली प्रोटेक्शन, ताकि इनर वर्ल्स की क्या रहे, अंदर की तरफ प्रोटेक्शन रहे। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो थर्ड वर्ल है दैट इज बेसिकली द स्टेमन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एंथर एज वेल एज फिलामेंट, और स्टेमन के यूनिट्स को एंड्रोशियम हम कहेंगे। और जो हमारे पास सबसे इनर वर्ल होगी, इनर मोस्ट वर्ल होगी, दैट विल बी द कार्पिल दैट कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा इज बेसिकली द लैंडिंग पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेगा। स्टाइल इसका इलोंगेटेड पार्ट है जो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प आउट करेगा बेटा पोलन ग्रेन को। और जो इसमें स्वोलन पार्ट है बेटा, बड़े सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, दिस इज़ नॉट द ओवरी, ओवरी ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट लोक्यूल है। ठीक है, इसको बाद में आपको बताएंगे। और इसके यूनिट्स को पेस्टिल और गाइनोशियम कहा जाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अब क्या समझना है कि जो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैसे डेवलप करते हैं, किस तरीके से इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो सबसे पहला इवेंट है बेटा वो क्या है, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, दैट इज़ गैमीटोजेनेसिस, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और किस तरीके से मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, जोश रखिए अपने अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल कर देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बिफोर गोइंग इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स स्टडी हमें कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जो बच्चे जिनमें अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो एज वी नो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल गमीट अक्सर स्मॉल होता है, इसलिए उसको माइक्रोगेमीट भी हम बोल सकते हैं। अब बेटा वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट होगा, वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट होगा उसे मेल गैमीटोफाइट कहा जाएगा, जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। अब पोलन ग्रेन का एक और नाम होता है बेसिकली माइक्रोस्पोर। एक्चुअली माइक्रोस्पोर डेवलप करके ही पोलन ग्रेन बनाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इजी रखने के लिए माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन इंटरचेंजेबली भी आप इसको कह सकते हैं। अब माइक्रोस्पोर डेवलप होता है पोलन ग्रेन में, जिसको मेल गैमीट कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। अब वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पाया जाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पाया जाएगा उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम।
और माइक्रोस्पोरेंजियम इज एक्चुअली एंथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। अगर हम एक एंथर की बात करें, अगर हम एक एंथर की बात करें तो मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स में एंथर होते हैं इनकी 2 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं बेटा, 2 लोब्स होती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बाइलोब्ड, दे आर कॉल्ड बाइलोब्ड। अगर मैं इस एंथर को बीचों बीच काटूं, अगर मैं इस एंथर को बीचों बीच काटूं बेटा, तो इसके बीच में हमें एक लॉन्गिट्यूडनल रिज देखने को मिलेगी, जिसे क्या कहा जाता है, थीका, जिसे क्या कहा जाता है, थीका। क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल होगी और एक दूसरे एंथर को यहाँ से ट्रांसवर्सली भी कट कर रही होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, बाइथीकस और डाइथीकस। यानी कि एक एंथर बाइलोब्ड भी होता है और डाइथीकस भी होता है, या फिर इसको आप बाइथीकस भी कह सकते हैं। अब अगर हम एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें या एंथर की एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा, ध्यान से देखिए। तो एनसीईआरटी ने एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है। अगर हम एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो इसमें बेसिकली 4 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं बेटा, 4 लेयर्स पाई जाती हैं। अब बिफोर गोइंग इनटू दीज 4 लेयर्स, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ये एंथर होता है, जैसा कि क्या बताया मैंने, इसमें 2 लोब्स होंगी। कितने लोब्स होंगे बेटा, तो ये देखिए, एक लोब ये आ गई और एक लोब ये आ गई, और हर एक लोब के अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जिसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे क्या कहा जाएगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूचर में जाके पोलन सैक में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है, पोलन सैक में डेवलप होता है, और उसके बाद उस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो हर एक लोब में बेटा 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो बेटा 2 लोब्स में कितने होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसीलिए एंथर को के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहा जाता है इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहा जाता है इसे, टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। यानी कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरीके से ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 पोलन सैक्स में डेवलप होंगे और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे हमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया है, तो चारों का एक जैसा ही होगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा, इसकी टोटल 4 लेयर्स होंगी। हाउ मेनी लेयर्स, इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। बेटा बहुत आसान भाषा में कितनी लेयर्स होंगी बेटा, 4 लेयर्स होंगी, जिसमें सबसे पहली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, दूसरी जो लेयर है दैट इज एंडोथीशियम, जो तीसरी लेयर है दिस इज मिडल लेयर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, एपिडर्मिस एक होती है, एंडोथीशियम भी एक ही होती है, मिडल लेयर्स 2 से 3 होती हैं, मिडल लेयर्स 2 से 3 होती हैं। अब एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग मिडल लेयर्स 2 हैं, कुछ में ये 3 होती हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें ये 1 होती है, लेकिन जनरली ये 2 से 3 रहती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज द टेप्टम, दैट इज द टेप्टम। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें बेटा, तो जो पहली 3 लेयर्स होती हैं इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब ये है कि जब एंथर मैच्योर कर जाएगा, जब एंथर मैच्योर कर जाएगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलीज, उसे डिहाइसेंस कहा जाता है। अब जो 4th लेयर है हमारे पास
द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज द टेप्टम। तो टेप्टम की जो सबसे पहली खास बात है, इट इज बाई न्यूक्लिएटेड। क्या होती है बेटा? अब देखिएगा एनसीईआरटी ने एक सवाल करा है आपसे कि टेप्टम की लेयर बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होती है। बेटा बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है जिसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो बेटा एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तभी हो सकते हैं अगर इस सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करा है, यानी कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हुई है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। इसलिए यही इसका आंसर है कि बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस ही होती है। उसके बाद बेटा जो टेप्टम होती है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, टेप्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल है, बिफोर गोइंग इनटू दैट रोल आप देखिए टेप्टम के जो अंदर की लेयर होगी ये है बेटा बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू की लेयर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। अब होता क्या है कि जितनी भी नरिशमेंट आ रही है इस स्पोरोजिनस टिश्यू के पास, वो नरिशमेंट इस टेप्टम से पास होके ही स्पोरोजिनस टिश्यू के पास जाएगी। तो इस टेप्टम का काम क्या होता है कि जितनी भी नरिशमेंट इस स्पोरोजिनस टिश्यू के पास आ रही है, क्या ये प्रॉपर आ रही है, क्या यहाँ पे प्रॉपर केमिकल्स आ रहे हैं जो इसको चाहिए है कि नहीं चाहिए। इसीलिए टेप्टम का जो एनसीईआरटी रोल लिखती है वो लिखती है बेटा नरिशमेंट में, इसमें लिखती है नरिशमेंट में लिखती है। तो ये बेसिकली इसका फिजियोलॉजिकल रोल है। कौन सा रोल है ये? इसका फिजियोलॉजिकल रोल है, क्योंकि अगर ये टेप्टम नहीं होगी तो क्या पता कोई ऐसा केमिकल यहाँ पे चला जाए जिसके कारण ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब दोनों डायग्राम्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा है और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा है। तो बेसिकली ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ये बेसिकली ये वाला पार्ट है, दिस इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। और इस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और बेटा जहाँ पे भी मदर सेल आया हमेशा याद रखिएगा वो मैक्सिमम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। राइट बेटा, ये माइक नीचे गिर गया। तो ये मैक्सिमम क्या होते हैं, ये मैक्सिमम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यही फ्यूचर में जाके माइक्रोस्पोर बनाएंगे और वही माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे। अब ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। तो बेटा नीट के लिए एमसीक्यू याद रखना है आपको कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, अभी मैंने क्या बताया कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डिहाइसेंस। तो मैच्योर पोलन ग्रेन में केवल दो ही लेयर्स होती हैं। कौन सी लेयर्स होती हैं, दो ही लेयर्स होती है। कौन कौन सी होगी बेटा, एक होगी एपिडर्मिस और एक होगी एंडोथीशियम। मिडल लेयर और टेप्टम उसमें नहीं होगी क्योंकि वो क्या हो गई है बेटा, ब्रेक हो गई है। अब इन एंथर्स के बीच में जो चार माइक्रोस्पोरेंजिया है इनको बीच में से एक टिश्यू ने कनेक्ट करके रखा होता है जिसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमें जो अगली चीज़ पढ़नी है बेटा कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है, यानी कि हमने ये देख लिया कि वहाँ पे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। अब वो मेगास्पोर मदर सेल्स किस तरीके से पोलन ग्रेन बनाते हैं उस चीज़ को हमें समझना है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो ये सिंपली ऐसा फिनोमिना है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर इनफैक्ट। और बेटा जब भी कोई डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगी, मेयोसिस। इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन मदर सेल। हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो इस दौरान बेटा हमारे पास जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है जिसको पोलन मदर सेल भी हम कह सकते हैं, इट विल अंडरगोज मेयोसिस 1, इट विल अंडरगोज मेयोसिस 1 टू फॉर्म डायोड, और आफ्टर मेयोसिस 2 ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और यही माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे
इंटू 4 पोलन ग्रेन्स, इंटू 4 पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब नीट में एक सवाल करा जाता है कि अगर आपके पास कितने भी आपको कोई नंबर दे सकता है कि सपोज कर लीजिए आपके पास 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो बताइए उससे कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। तो सिंपली आपको उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से, क्योंकि 1 से 4 बनेंगे। तो जो भी आपको नंबर दिया होगा वाइस वर्सा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें पोलन ग्रेन की, तो उससे पहले हमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एक अलग से पैराग्राफ दिया हमें। तो पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेटा इसका जो साइज़ है ये बेसिकली 25 to 30 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। शेप ऑलमोस्ट राउंडेड स्फेरिकल या ओवल रहती है। अब अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। फर्स्ट इज द आउटर लेयर एंड अनदर इज द इनर लेयर। अब जो बेटा आउटर लेयर होती है ये इरेगुलर होती है, वेवी लेयर होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल केमिकल विच इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको किसी भी पीएच, टेम्परेचर और अल्कली का इतनी जल्दी से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और पोलन ग्रेन प्रिजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर ये स्पोरोपोलेनिन इतनी ज़्यादा हार्ड है कि इसको इन तीनों में से किसी का भी अगर असर नहीं हो रहा है, तो पोलन ग्रेन को तो पोलन ट्यूब बनानी है, वो पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आएगी। इसीलिए एक्साइन जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, एक्साइन में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो जर्म पोर का मेन रोल है बेटा पोलन ट्यूब को रास्ता देना। पोलन ट्यूब को क्या करना? रास्ता देना। उसके बाद बेटा हम आते हैं इंटरनल लेयर पे। तो जो इसकी इंटरनल लेयर होती है इट इज़ रेगुलर। ये कैसी रहती है? ये रेगुलर लेयर है। और जो बेटा इनर लेयर है इसको इंटाइन कहा जाता है, विच इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। जो किसकी बनी है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। ये स्मूथ होती है। अब इसके अंदर पोलन ग्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर होता है उसका न्यूक्लियस। सो दिस इज सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी स्पोरोपोलेनिन। दोनों में अंतर बता देता हूँ। आउटर लेयर रफ होती है, इनर लेयर स्मूथ होती है। आउटर लेयर डिसकंटिन्यूस होती है, इनर लेयर कंटिन्यूस होती है। आउटर लेयर में जर्म पोर होते हैं, इनर लेयर में जर्म पोर नहीं होते हैं। आउटर लेयर जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आएगी और जो इंटाइन होती है वो पोलन ट्यूब को बनाती है। ये इनमें अंतर आ गए। उसके बाद आउटर लेयर में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, इनर लेयर में पेक्टिन और सेल्यूलोज पाया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमें जो अगली चीज़ पढ़नी है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। क्योंकि बेटा हमें तो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन बनाना है, हमें तो अल्टीमेटली क्या करना है? पोलन ग्रेन बनाना है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेट्स बनाएगा। सॉरी, क्या बनाएगा? इस पोलन ग्रेन के अंदर किस तरीके से मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा। तो बेटा पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट का डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इट विल बी स्टडीड अंडर द हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा अगर पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? ये हमारे पास पोलन ग्रेन आ गया, ये आ गया इसका न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो इसका न्यूक्लियस होगा इट विल बी शिफ्टेड टू द पेरिफेरल साइड। ये पेरिफेरल साइड पे क्या हो जाएगा बेटा? शिफ्ट हो जाएगा। और इसको शिफ्ट करेगा कौन? यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल ऊपर की तरफ क्या बनेगा? एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा जो इस पोलन ग्रेन को के न्यूक्लियस को पेरिफेरल साइड पे क्या कर देगा बेटा? पेरिफेरल साइड पे क्या कर देगा बेटा? शिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। अब इसके बाद एनसीईआरटी ने
जो डायग्राम बनाई है उस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है, इसमें बेटा एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें ये तो वैक्यूल आ गया ऊपर का, इसमें क्या होगा? एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। क्या होगा बेटा? इसमें होगा एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। क्या होगा? दिस इज द स्पिंडल। ये क्या है बेटा? स्पिंडल। अब जब इसमें एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा बेटा, सो इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। कितने सेल्स बना देगा बेटा? ये 2 सेल्स बना देगा। कितने सेल्स बना देगा? 2 सेल। कितने सेल बना देगा? 2 सेल। फर्स्ट इज द, तो एक बन गया बेटा लार्जर सेल। नाउ रिमेंबर द पॉइंट, दिस इज द लार्जर सेल, दिस इज नॉट द लार्जर सेल। और ये क्या है? स्मॉलर सेल। ये क्या है? अक्सर बच्चे इसको लार्जर सेल बोल देते हैं। तो बेटा ये लार्जर सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ लार्जर सेल। तो लार्जर सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉलर वाला है इसे कहा जाता है जनरेटिव सेल। क्या कहा जाएगा बेटा? इसे बोलेंगे हम जनरेटिव सेल। अब दोनों में अंतर ये है कि जो लार्जर सेल का न्यूक्लियस होता है ये कैसा है? ये कैसा है बेटा? दिस इज इर्रेगुलर शेप। तो इर्रेगुलर के लिए हम एमीबॉइड भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एमीबॉइड। और ये जो स्मॉलर सेल है इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप। ये कैसी शेप का होता है बेटा? इट इज़ स्पिंडल शेप। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो स्टेज है बेटा, दिस इज 2 सेल्ड स्टेज। ये क्या है? 2 सेल स्टेज। यानी कि पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में है? 2 सेल स्टेज में है। तो एनसीईआरटी कहती है कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो अपने पोलन ग्रेन को इस 2 सेल स्टेज में एंथर से क्या करवा देते हैं? रिलीज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? यानी कि डिहाइसेंस करवा देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 40% हैं बेटा, बाकी जो रिमेनिंग 40% हैं उनमें क्या होगा? जो जनरेटिव सेल होगा, क्या होगा बेटा? जो जनरेटिव सेल होगा इट विल अंडरगोज माइटोसिस। इसमें क्या होगी? माइटोसिस। एंड इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स। क्या बना देगा ये? 2 मेल गैमीट्स। और यहाँ पे क्या है ऊपर? वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और बात एनसीईआरटी लिखती है कि ये जब ये 2 सेल स्टेज में होगा तो उसके बाद जो ये स्मॉलर सेल है ये बेसिकली लार्जर सेल के न्यूक्लियस में, स्मॉलर सेल जो है ये लार्जर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? फ्लोट कर रहा होगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज 2 सेल स्टेज, दिस इज 3 सेल स्टेज। इस स्टेज में पोलन ग्रेन, जो 40% प्लांट्स बच गए पोलन ग्रेन, उनमें एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा पे लैंड करेगा जिसे पोलिनेशन कहा जाएगा। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा कि किस तरीके से मेल गैमीट डेवलप करता है। उसके अलावा अब 1-2 चीज़ें जो उसके बाद एनसीईआरटी ने मेंशन करी हैं, जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, कि जो ये हमारा पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन बेसिकली एंथर के अंदर होता है। एंथर जिस स्टॉक से कनेक्टेड होता है इसको फिलामेंट कहा जाता है। इट इज़ द स्टेराइल पार्ट। ये स्टॉक बेसिकली कनेक्टेड होता है किसके साथ? इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोला बेटे? इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थैलेमस और पेटल। तो ये एक एमसीक्यू है, इसको आप याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया था आपको। अब उसके बाद आगे हमें पढ़नी है बेटा द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर हम पोलन ग्रेन्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें बेटा,
तो इसमें कुछ डिजीजेस दी गई हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक बेटा कैनबिस है और दूसरा बेटा कैरेट ग्रास, जिसे पार्थिनियम कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये बेसिकली वीट सीड्स के साथ इंडिया में क्या आ गई, गलती से इसको लाया गया या जानबूझ के लाया गया। वीट सीड्स के साथ इसके सीड्स थे, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से इंडिया में फैल गया। ठीक है बेटा। और पोलन एलर्जी को हे फीवर कहा जाता है, जिसके क्योंकि पोलन ग्रेन का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, ये सबसे पहले अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसके कारण रनिंग नोज, वाटरी आइज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें हम, तो पोलन ग्रेन्स को, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि पोलन ग्रेन जो है इट कंप्राइजेज ऑफ सेल्यूलोज। तो बड़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ में पोलन ग्रेन्स को एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स। और बेसिकली इनको सप्लीमेंट के तौर पे ज़्यादातर कौन यूज़ करता है बेटा, जो रेस के घोड़े होते हैं उनको ये दिया जाता है, या फिर जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, ये उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके मिनिमम इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो बेटा बेसिकली जब मधुमक्खी यानी कि जो हनी बी जब शहद बनाती है तो अपने साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को भी लेके जाती है। तो हनी का जो बेसिकली क्वालिटी है वो पोलन ग्रेन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज़ द पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी सिंपली पोलन ग्रेन की वो एबिलिटी है कि कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द एंथर। तो एंथर के रिलीज होने के बाद कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली अगर स्टिग्मा नहीं मिले तो उनकी जो जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली पोलन वायबिलिटी को आप जर्मिनेटिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। और ये जो पोलन वायबिलिटी है बेटा ये वेरी करती है। जैसे कि अगर हम सीरियल्स की बात करें, जैसे कि राइस या फिर वीट, इनमें विद इन 30 मिनट्स ही ये क्या हो जाती है, इनकी वायबिलिटी लूज़ हो जाती है। लेकिन वैसे ही अगर हम रोजेसी, लेगुमिनेसी या सोलेनेसी की बात करें तो इनकी जो वायबिलिटी है कई महीने तक रहती है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में डिस्कशन करती है एनसीईआरटी, दैट इज़ अबाउट द पोलन स्टोरेज। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि पोलन ग्रेन के बाद एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है, दैट इज एक्साइन, विच इज़ मेड अप ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन। तो इसको बेटा हम एज अ पोलन ग्रेन को फॉसिल्स के तौर पे स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बड़े सारे साइंटिस्ट को जब पोलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिले तो बेटा उन्होंने ये पाया कि उसी एक्साइन लेयर के कारण पोलन ग्रेन क्या थे, अब तक प्रिजर्व थे। तो हम इनको लैब में बेटा ऐसे पोलन ग्रेन्स या ऐसे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। और डिफरेंट वेराइटीज से सेम प्लांट की इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स हम स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम क्या करवा सके, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवा सके, अपनी मर्जी से पोलन ग्रेन को सिलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए बेटा पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एट 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ज़रूरत पड़ने पे हम इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। राइट। अब बेटा हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये ख़त्म हो चुका है। आई होप आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गया होगा अच्छे से। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने ये देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमना विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर उसका फर्टाइल पार्ट है और फिलामेंट उसका स्टेराइल पार्ट है। एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। उसके बाद हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन देखा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे जो फ्यूचर में जाके पोलन सैक में डेवलप करते हैं। हर एक पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं जो वाया मेयोसिस पोलन ग्रेन में डेवलप करते हैं। और पोलन ग्रेन जब डेवलप करता है तो उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बनता है। 2 सेल स्टेज में अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो ऐसे केस 60% एंजियोस्पर्म्स का हमने देखा, और बाकी के जो 40% प्लांट्स है बेटा उसमें जनरेटिव सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। और उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकल के अब पोलिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमने इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस देखे, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की। ओके।